हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री की पाठशाला। एंड फाइनली आज हमारे पास एक नया चैप्टर है, एक नया टॉपिक है, रूलिंग द कंट्री साइड, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है। तो आज हम उसको जल्दी से डिस्कस करते हैं। रूलिंग द कंट्री साइड, अब हम तब की बात कर रहे हैं जब बैटल ऑफ बक्सर हो चुकी थी। कंपनी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था ऑलरेडी इंडिया पे, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ, शाह आलम II जो कि उस टाइम का मुगल एम्परर था, उसने EIC को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को, दीवानी दे दी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। दीवानी क्या होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। दीवानी ये होता है कि आप उस एरिया का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। तो इस दीवानी का जो बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे कि एक दीवानी की वजह से कितने सारे सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हुए, कितना ज़्यादा पावर मिल गई, जो EIC के हेड्स थे उनको कितनी पावर मिल गई थी उसकी बात करेंगे। पहले तो ये बात बहुत ध्यान रखने की है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की मिली थी दीवानी, ठीक है। सबसे पहले जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था वो था परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लॉन्च किया था इसको, परमानेंट सेटलमेंट के सिस्टम को। इसमें क्या था कि जो राजा और तालुकदार थे वो बन गए थे जमींदार, उनको अब जमींदार के नाम से बुलाया जाएगा। और जमींदार क्या करते थे, आपने सुना होगा ना ये नाम जमींदार हमेशा। जमींदार क्या करते थे, वो फार्मर्स से जो वहाँ पर एग्रीकल्चर के वो सेक्टर में थे फार्मर्स, उनसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जमींदार को क्या क्या पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती थी इसके बारे में बात हुई है। जमींदार पहले तो फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू पे करते थे, ठीक है, कि मतलब एक महीने में या एक साल में इतनी लैंड रेवेन्यू कंपनी को पे करनी पड़ेगी, कैसे भी करो, ठीक है। दूसरा ये था कि अमाउंट परमानेंट था, कि इतना अमाउंट देना है, बेशक कुछ भी हो रहा हो, एग्रीकल्चर खराब हो रहा हो, बारिश ज़्यादा हो रही हो, बारिश ना हो रही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा। उसके अलावा जमींदार अपने हिसाब से ज़्यादा कलेक्ट कर सकता था। इससे क्या होता था, प्रॉफिट जमींदार का भी हो जाता था, कंपनी का भी हो जाता था। मान लो कंपनी ने मांगे 10 रुपये, अब मतलब ऑफकोर्स उस टाइम 10 रुपये तो नहीं मांगेंगे, कुछ और काइंड में या फिर गोल्ड सिल्वर वगैरह में मांगेंगे, बट कंपनी ने मांगे 10 रुपये मान लो, लेकिन जमींदार ने ले लिए 50 रुपये। कंपनी को 10 रुपये दे दिए और खुद 40 रुपये रख लिए, जमींदार का प्रॉफिट हुआ इससे। और लैंड कुड बी सीज्ड, अगर मतलब आप जमींदार हो, ठीक है, आपने एक पीजेंट से लेना था, 10 रुपये लेने थे और कंपनी को देने थे, बट वो पीजेंट ने मना कर दिया और आप मान गए, आपने उससे 10 रुपये नहीं लिए, तो कंपनी जो है वो आपके जो अंडर लैंड है उसको ले सकती है, उसको वापस ले सकती है आपसे, आपके पास फिर जमींदारी के राइट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कंपनी को प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसकी वजह से अभी नया सिस्टम आया, रियोतवारी सिस्टम। अब उस टाइम पर क्या था ना, इंडिया एक जैसे मतलब 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड हो चुका था। एक थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। अब जो रियोतवारी सिस्टम था ये 2 जगह इंप्लीमेंट हुआ था, 2 प्रेसिडेंसीज में, 3 में से। एक था बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है। इन दोनों प्रेसिडेंसीज में इंप्लीमेंट हुआ था। किसने इंप्लीमेंट किया था, कैप्टन अलेक्जेंडर थे, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ठीक है। रियोतवारी सिस्टम में, रियोत का मतलब होता है पीजेंट, ठीक है। रियोतवारी सिस्टम में क्या होता है, जो कल्टीवेटर्स हैं, मतलब जो फार्मर्स हैं, उनके कल्टीवेटर्स, उसी को लैंड ओनर बना दिया कि अब जमींदार का रोल खत्म हो गया, अब लैंड ओनर आप ही बन जाओ, ठीक है। आप ही हमें लैंड रेवेन्यू दो और आप ही सब कुछ करो। रेवेन्यू किससे ली जाती थी, अब EIC के हेड ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे। पहले क्या होता था, देखो, जमींदार जो थे ना उनको लैंड ओनर्स बना दिया कि ये आपका लैंड है, इसके ऊपर कल्टीवेटर्स हैं, बट अब क्या हुआ कि कल्टीवेटर्स को लैंड ओनर बना दिया और लैंड रेवेन्यू कौन कलेक्ट कर रहा था, EIC के ऑफिशियल्स, ठीक है। EIC के ऑफिशियल्स कलेक्ट कर रहे थे लैंड रेवेन्यू, और ये लैंड रेवेन्यू जो थी वो फिक्स होती थी, हर 30 साल बाद ये लैंड रेवेन्यू रेज होती थी, ठीक है। कम तो नहीं होती, ऑफ कोर्स रेज होती थी। उसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए है महलवारी सिस्टम। अब महलवारी सिस्टम में महल का मतलब क्या होता है, एस्टेट या विलेज, और महल वो वाला महल नहीं, महल का मतलब विलेज या एस्टेट, ठीक है। 1822 में होल्ट मैकेंजी ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। और जो रेवेन्यू थी वो फिक्स नहीं होती थी, और रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था, विलेज का हेडमैन, जैसे सरपंच होता है ना, वैसे विलेज का हेडमैन कलेक्ट करेगा लैंड रेवेन्यू को। और जो लैंड रेवेन्यू थी ये फिक्स नहीं होती थी, तो लैंड रेवेन्यू कैसी होती थी, देखो, मान लो आपके पास 1 हेक्टेयर की जमीन है, ठीक है। 1 हेक्टेयर की जमीन में मान लो उन्होंने चार्ज कर दिया 10 रुपए का रेवेन्यू, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग वो 10 रुपए ही लेंगे। बट अगर मेरे पास 2 हेक्टेयर्स है
तो वो मेरे से 20 रुपए लेंगे। तो लैंड के अकॉर्डिंग फिक्स होता था कि कितने लैंड के लिए कितने पैसे लिए जाएंगे, कितना मतलब वो रेवेन्यू लिया जाएगा, ठीक है। मतलब जितना रेवेन्यू होता था उतना लैंड होता था, मतलब लैंड अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा रेवेन्यू, कम है तो कम रेवेन्यू, ठीक है। और जो रेवेन्यू होता था तो बहुत ज़्यादा हाई होता था। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, मतलब जो परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम था उसमें जमींदार से एक्सप्लॉइट करते थे कल्टीवेटर्स को। यहाँ पर रेत वाले सिस्टम में कल्टीवेटर्स को वो ईआईसी के ऑफिशियल्स एक्सप्लॉइट करते थे। अब ये नए विलेज हेडमैन आ गए, अभी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इनको, ये बेचारे वहाँ पर हर जगह से एक्सप्लॉइट ही हो रहे हैं। इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने सोचा कि अब हमें पैसा चाहिए, हम कैश क्रॉप्स उगाएंगे, कैश क्रॉप से हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब दो टाइप्स की फार्मिंग आपने पढ़ी होंगी मेनली, एक तो होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक होती है कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि फार्मर जो है अपने फैमिली की नीड्स को पूरी करने के लिए एग्रीकल्चर करता है। बट कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि मान लो मैंने कॉफ़ी उगा ली, अब मेरी फैमिली को कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं होगी ना, कॉफ़ी एक बेसिक रिक्वायरमेंट में तो नहीं आती, बट मार्केट में तो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा प्राइस में बिकती है ना, जो रॉ कॉफ़ी होती है बहुत ज़्यादा प्राइस में बिकती है। तो जो कैश क्रॉप्स थी उनको मार्केट में सेल करने के लिए उगाया जाता था, ठीक है। एक कैश क्रॉप थी इंडिगो। अब उससे पहले एक बात देख लेते हैं, प्लांटेशंस और प्लांटर्स क्या होते हैं। प्लांटेशंस वो होते हैं जहाँ पर कैश क्रॉप्स उगाई जाती है, और प्लांटर्स वो होते हैं जो कैश क्रॉप्स उगाते हैं प्लांटेशंस में, ठीक है। अब इंडिगो एक कैश क्रॉप है जो कि बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड थी उस टाइम पर। ऐसी डिमांड क्यों थी, पहले तो कलर फास्ट डाई है, डाई होती है ना पर्पल कलर की, इंडिगो की ब्लू और पर्पल, वो एक नेचुरल डाई थी, ठीक है। कंपैटिबल मतलब हर एक फैब्रिक के साथ वो चल जाती थी। इंडिगो मतलब कॉटन है चला दो, सिल्क है चला दो, ठीक है। इंडिगो सबको डाई कर देगी, उसका तो लेस एफर्ट, मतलब इनमें एफर्ट बहुत कम लगेगा बट रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, कम मेहनत में ज़्यादा क्वालिटी, इसलिए इंडिगो इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी। अब फार्मर्स ने जब ये इंडिगो उगानी शुरू करी तो इसके लिए बहुत सारे सिस्टम्स आए थे। पहला था निच सिस्टम। निच सिस्टम में ज़्यादा कुछ नहीं था कि ये था बस प्लांटर्स ऑन करते थे लैंड को, जो इंडिगो उगाते थे वो प्लांटर्स वही ऑन करते थे लैंड को, बस इतनी सी बात थी। बट इसमें क्या था, ईआईसी का भी फायदा नहीं हो रहा था, तो ईआईसी ने सोचा कि निच सिस्टम हटा देते हैं, इन्होंने निच सिस्टम हटा दिया। फिर आता है रेवती सिस्टम। अब ये रेवत वाली सिस्टम और रेवती सिस्टम बिल्कुल सेम नहीं है, इनको कंफ्यूज मत करना। उस बेचारे का इंडिगो से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन इसका बहुत रिलेशन है। इसमें क्या होता था, जो प्लांटर्स होते थे उनको ईआईसी के साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती थी, एग्रीमेंट करना पड़ता था। उसमें क्या होता था कि जो लैंड है आपका 25% लैंड में आपको इंडिगो उगाना पड़ेगा, ये बात लिखी होती थी पहले। दूसरी बात ये थी कि प्लांटर्स गॉट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंडिगो। अब प्लांटर से एक ट्रीटी साइन करवानी है, ट्रीटी तो नहीं कहेंगे सॉरी, एग्रीमेंट साइन करवाना है। एग्रीमेंट साइन करवाना है तो उनको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि हाँ आपके भाई फायदे की बात है, कोई कर लो मतलब, है ना। तो क्या हुआ, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको इंटरेस्ट के रेट बहुत कम लगेंगे इस लैंड के ऊपर अगर आप इस पे इंडिगो उगाओगे तो 25% लैंड पे, ठीक है। और इससे क्या होता था प्राइवेट सिस्टम से, कि इससे होती थी इनडेप्टनेस। क्या होता था, लोन दे तो देते थे ईआईसी वाले, लेकिन अब लोन को रीपे नहीं कर पाते थे प्लांटर्स, पीजेंट्स और प्लांटर्स वापस रीपे नहीं कर पाते थे लोन को। उससे क्या हो जाता था, कर्जे में डूब जाते थे, इनडेप्टनेस हो जाती थी। और क्या होता है, सॉइल लॉस फर्टिलिटी। अब 25% लैंड पे आप बार बार इंडिगो उगाए जा रहे हो तो उसकी फर्टिलिटी कम हो गई ना, क्योंकि अब इंडिगो को चाहिए तो फर्टिलिटी, है ना, उससे फर्टिलिटी कम हो गई। अब ये सारे सिस्टम्स की वजह से क्या हुआ, पीजेंट्स के अंदर ना एक वो आक्रोश की, अशांति की भावना जाग गई। अब इन्होंने क्या किया, इन सारे सिस्टम्स को हटाने के लिए इंडिगो रेवोल्यूशन किया, जिसको ब्लू रिवोल्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब एक मैं जल्दी से बोर्ड मेंटेन कर लेती हूँ, फिर आपको इंडिगो रेवोल्यूशन समझाती हूँ। अब फाइनली ब्लू रिबेलियन और ये इंडिगो रिवोल्ट को कंटिन्यू करते हैं। अब ये कैसे शुरू हुई थी, सबसे पहले कहते हैं कैसे शुरू हुई थी। फार्मर जो थे, जो इंडिगो उगा रहे थे, पहले तो मैं कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ, जो रेवती सिस्टम था उससे क्या हुआ था कि जो प्लांटर्स थे वो ईआईसी के ऑफिशियल्स थे, ठीक है। प्लांटर्स ईआईसी के ऑफिशियल्स थे, और फार्मर्स को फार्मर्स ही बोलते थे, पीजेंट्स को पीजेंट्स ही बोलते थे, और जो प्लांटर्स थे वो ईआईसी के ऑफिशियल्स थे, ठीक है। ब्लू रिबेलियन में क्या होता है, फार्मर्स ने रेंट देने बंद कर दिए, कहते हैं हम नहीं उगाएंगे ये इंडिगो, ठीक है। मार्च 1859 में क्या हुआ, ऑर्गेनाइज हो गई रिवोल्ट। मतलब पहले ये था कि यहाँ से प्रोटेस्ट आ रही, वहाँ से प्रोटेस्ट आ रही, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ईआईसी के ऑफिशियल्स को। बट अब क्या था कि सबने मिलकर आवाज़ उठानी शुरू करी थी,
कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आप सारे बेनिफिट्स ले रहे हो, हम इंडिगो नहीं उगाएंगे। सारे सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया था, यूनाइट हो गए थे पीपल, ठीक है। इसमें क्या था, रियोट्स रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, ठीक है। रियोट्स समझ गए कौन थे, फार्मर्स, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इंडिगो फैक्ट्रीज को अटैक किया था, जो उनके वेपन्स थे वो भी ले लिए और जो उनके पास मशीनरी थी वो भी ले ली, ठीक है। इन रियोट्स ने ये सब किया था। उसके बाद क्या हुआ, जो EIC थे उनके एम्प्लॉयज को क्या कहते थे, मतलब प्लांटर्स के एम्प्लॉयज को क्या कहते थे, गोमस्तास कहते थे। और एक होते थे लठियाल्स, वो थे एम्प्लॉयज विद स्टिक्स, मतलब वो स्टिक्स लेकर चलते थे, लाठियां लेकर चलते थे, और जो भी मतलब मना करता था रेवेन्यू देने से वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। तो उन्होंने मना कर दिया कि अब ये जो भी करते रहे, गोमस्तास के लठियाल जो भी करते रहे, अब हम नहीं मानेंगे, अब हम ये इंडिगो नहीं उगाने वाले। तो क्या हुआ था, 1859 में उनको फाइनली ऐसा लगा था कि हमें जमींदार और विलेज हेडमैन का सपोर्ट मिल रहा है। वो लोग जिन्होंने EIC के साथ मिलकर पहले हमें एक्सप्लॉइट किया था, उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, यहाँ पर EIC गलत है, उन लोगों ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि वो बात फैली इंग्लैंड तक, ब्रिटेन तक, ठीक है। बात क्या थी एक्चुअली कि जो ये थे ना, मतलब EIC के जो ऑफिशियल्स आए थे इंडिया में, वो और इंग्लैंड की जो फोर्सेस थी वो अलग अलग काम कर रहे थे। ये जो यहाँ पर काम कर रहे थे, इन सब के बारे में इंग्लैंड की क्वीन को नहीं पता था, ठीक है। इंग्लैंड की क्वीन ने क्या किया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिगो ग्रो करना कंपल्सरी नहीं है किसी के लिए, ठीक है। उसके बाद लॉन्च हुई थी एक इंडिगो कमीशन 1860 में, जिसमें क्या था, EIC के प्लांटर्स को गिल्टी प्रूफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर बात खत्म। ये सारे अच्छी काम कर रहे थे इंग्लैंड की महारानी ने, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं मानना कि उनका कोई सपोर्ट नहीं था इस रिबेलियन में। पहला तो उनका ये सपोर्ट था कि वो वहाँ पर EIC के ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं देख नहीं रहे थे ठीक से, ठीक है। उसके बाद ये था कि उन्होंने इंडिगो कमीशन लॉन्च किया। उसके बाद फाइनली जो था ये रिवॉल्यूशन सप्रेस हो गया था थोड़ा सा, इसकी बातें खत्म हो गई थी, और जो EIC के ऑफिशियल्स थे वो कहाँ रुकने वाले थे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइनली रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, मेरा फेवरेट टॉपिक के बारे में, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। बाय।